जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे हम करंट अफेयर्स का ईयर बुक जो आया है, आपका ये जो परीक्षा मंथन का लक्ष्य 2025 का है फ्रेंड्स, तो उसको लेके आया है। देखिए आपके आने वाले जो ये 2025 में जितने भी आगामी एग्जाम हैं उसके क्वेश्चन और ये 2023 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क जो है वो करंट अफेयर्स में को पीसीएस मेकर के ग्रुप में आपको डाल दिया, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स डेली आप लोगों के लिए होमवर्क वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो पीसीएस मेकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और ये करंट अफेयर्स में आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, वो पेज नंबर 26 याद रखिएगा, पेज नंबर 26 से लेकर 30 तक को पढ़ेंगे। और देखिए अब आज से जो हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय वाला पढ़ लिया, अब अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है फ्रेंड, देखिए आज जो मैं पहले इस बुक को अच्छे से एनालिसिस किया हूँ और एनालिसिस करने के बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एनालिसिस करने के बाद जो लगा कि मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मैं आपको हाईलाइट या अंडरलाइन कर दिया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए वैश्विक ये प्लास्टिक संधि क्या है। देखिए हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति की 5वीं बैठक वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता अहम सहमति तक पहुंचने में विफल रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5वीं बैठक जो वैश्विक प्लास्टिक की जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया के बुसान में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वर्ष 2022 में नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पारित इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्ष 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक नियम स्थापित करना था। देखिए ये कहा गया था ना कि वर्ष 2022 में जो नैरोबी में आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा आयोजित कहाँ किया गया था, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसका उद्देश्य था कि 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक निकाय स्थापित करना था, इसका लक्ष्य था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन यह देश किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। तो ये देश क्या हुआ कि सब इस पे नहीं पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्या कि प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत है कि संधि को अंतिम रूप देने के लिए वर्ष 2025 में एक और सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसे अस्थायी रूप से INC 5.2 नाम दिया जाएगा। एक और सत्र 2025 में क्या हो जाएगा कि लाया जाएगा, और उसके तहत कहा गया है कि देखिए अगर इसमें होता है तो ये सफल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति तक क्यों नहीं पहुंच सकी। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको पहले से एनालिसिस किया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बारे में बताते हैं कि सऊदी अरब और भारत जैसे देश जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है। ठीक है, और ऐसे किसी भी उपाय का विरोध किया जो उत्पन्न की समिति करेगा, मतलब क्या सीमित करेगा, मतलब जो सऊदी अरब और भारत जैसे देश जो है ना, ये प्लास्टिक पे अभी उतना पे अर्थव्यवस्थाओं पे क्या है कि इसमें पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक उत्पादन में बहुत अधिक निर्भर है। ये निर्भर हम लोग ज़्यादा है इस पर, तो ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रारूप संधि में वर्ष 2040 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और डाई फथलेट डिब्यूटाइल फथलेट और बेंजील ब्यूटाइल फथलेट और डाई आइसोब्यूटाइल फथलेट जैसे खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष भर लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा, प्लास्टिक को 2040 तक कहा जाता है कि 2040 तक इसका लक्ष्य है कि इसको समाप्त करने का, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ये आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरे को जो लगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा। मैं इसको भी बता दूँ, देखिए यद्यपि इन उपायों का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, लेकिन इनके नकारात्मक आर्थिक प्रभावों के कारण कुछ देशों इन्हें अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो कुछ देशों ने क्या कर दिया, इन्हें अस्वीकार कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि विश्व में वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2000 में 234 मिलियन टन से दुगना होकर वर्ष 2019 में 640 मीट्रिक टन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2000 में 234 मिलियन टन था, तो वर्ष 2019 में कितना मिलियन टन हो गया, तो 460 मिलियन टन हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और देखिए अगर बात करते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन 400 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। 2040 तक ना, तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2040 तक
प्लास्टिक के उत्पादन में कितना मीट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो 700, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि एशिया प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो यह एशिया है। ठीक है, और जो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्रमशः 19% और 15% के साथ दूसरे स्थान पर। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर तो एशिया है, दूसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका और यूरोप है। ध्यान, 19% और 15% के साथ दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक का प्रभाव। देखिए, प्लास्टिक को विघटित होने से 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है स्टार्टिंग में कि प्लास्टिक को विघटित होने में कितने वर्षों तक का समय लग सकता है? तो 20 से 500 वर्षों तक का समय लग सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है। और प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के बावजूद द लैंसेट द्वारा, याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द लैंसेट द्वारा वर्ष 2023 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट की का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। तो देखिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि द लैंसेट द्वारा वर्ष 2023 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार कितने % प्लास्टिक जो है अपशिष्ट हो सकता है? तो 9% होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यह अक्षमता प्रदूषण संकट और बढ़ा देती है। प्रतिवर्ष करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि हर साल कितने मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है? तो 8 मिलियन टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आप एक बार विश्वास कीजिए, आप इसको दीजिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है तो आप देखिए कल के आपको जो टेस्ट होने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान पहुँचा था, मतलब कल नहीं, मतलब मैं ये रात में वीडियो मतलब कि बना रहा हूँ तो कल यानी कि सुबह में अपलोड करूँगा, तो कल की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो आज जो टेस्ट होगा, आई थिंक आज की बात कर रहे हैं, अगर आज टेस्ट होगा ना तो इसमें ये सब क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मौजूदा वृद्धि जारी रहे तो वर्ष 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखिएगा, कब तक मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगी? तो वर्ष 2050 तक। तो ये डेटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मानव स्वास्थ्य। तो देखिए, प्लास्टिक में मौजूद रसायन जैसे में कि बिस्फेनॉल हो गया, अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टिक जो है वह अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करता है। कौन सा प्लास्टिक? तो याद रखिएगा, बिस्फेनॉल। ठीक है ना, अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो याद रखिए, अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं ना, हार्मोन को नियंत्रित करता है, उसको कौन बाधित कर सकता है? तो बिस्फेनॉल। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, ये रसायन अंतिम उत्पादन में बने रहते हो, जो बाहर निकलकर कैंसर, मधुमेह हो गया, प्रजनन संबंधी समस्याएं, तंत्रिका विकास संबंधित विकलांगता आदि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का जन्म दे सकती है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। वन्य जीवन की बात करें तो प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री और स्थलीय प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जानवर प्लास्टिक अपशिष्ट को निगल लेते हैं और उन्हें क्या होता है, उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो प्लास्टिक उत्पादन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.6% का योगदान देता है। देखिए, प्लास्टिक उत्पादन जो होता है ना, वैश्विक ग्रीन हाउस में कितने % का योगदान देता है? तो 3.6% का योगदान देता है, जिसमें से 90% उत्सर्जन प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन से आते हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 के स्तर पर वर्ष 2050 तक 37% बढ़कर 3.35 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या 2020 के स्तर से वर्ष 2022 तक कितने % बढ़कर गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य हो सकता है? तो 37% बढ़कर, यानी कि 3.35 गीगाटन कार्बन। तो ये याद रखिए, 37% डेटा। ठीक है ना, यहाँ से हो सकता है। आगे देखते हैं क्या। अब देखिए, ये आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संयुक्त यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 यानी COP29। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले कि COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में, मतलब अजरबैजान के बाकू शहर में, अजरबैजान के बाकू शहर में COP29 का आयोजन किया गया है 11 से 22 नवंबर 2024 में। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं क्या कि विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के लिए वर्ष 2035 से विकासशील दुनिया के प्रति वर्ष $300 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते की सहमति व्यक्त की गई है। हालांकि भारत एवं अन्य विकासशील देशों इस समझौते को अस्वीकार कर दिया गया है। और याद रखिए, एक COP30 है तो ब्राजील, COP30 जो होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील में। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 जो COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। तो यहाँ पे COP30 कहाँ? तो ब्राजील में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने यहाँ पे पीसेस में कर लिख दिया हूँ, प्लीज़ आप पीसेस में कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि COP29 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो याद रखिए, मुख्तार बहादुर ओल्गू बाबायेव। तो याद रखिए, मुख्तार बहादुर ओल्गू बाबायेव जो है
ये अजरबैजान के पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अजरबैजान के पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री कौन है, तो मुख्तार बहादुर ओलगू बाबायेव, ठीक है ना। और क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है COP19, ध्यान रखिएगा। COP29 का थीम क्या है, तो सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। अगला देखिए, इसमें भागीदारी कौन है, तो UNFCCC के 198 सदस्य देशों एवं सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि। आगे देखिए, इसका लक्ष्य रखा गया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का, मतलब जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके 1.5 डिग्री सेल्सियस को कम करना है, इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए सम्मेलन का एजेंडा की बात करते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं सम्मेलन की एजेंडा की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी देशों से वर्ष 2025 तक अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं तैयार करने के प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया सभी देशों से, कि 2025 तक अपनी रिपोर्ट को आप प्रस्तुत कीजिए। और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र को जलवायु वित्त बढ़ाने और हरित नवाचार में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। अब देखिए इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो देखिए धनी देशों ने निर्धन देशों को जलवायु वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन की पेशकश की है। अब देखिए अब क्या होता है ना, कि जैसे में कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो देश गरीब है तो 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन को पेशकश की है, जिसे भारत समेत कई विकासशील देशों ने खारिज कर दिया है। और इसको किसने खारिज, भारत ने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया कि नहीं भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि समझौते पर बढ़ते तापमान और आपदाओं से निपटने के लिए प्रतिवर्ष $1.3 ट्रिलियन का बड़ा समग्र लक्ष्य रखा गया, जिससे अधिकांश धन निजी स्रोतों में से आएगा। अब देखिए COP29 में भारत का पक्ष अब क्या है। अब देखिए भारत ने विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त पर अंतिम समझौते के रूप में विकासशील देशों के लिए $300 बिलियन निधि की तीव्र आलोचना की है। कि भारत ने क्या किया है, इसको आलोचना की, कितने बिलियन डॉलर की, तो $300 बिलियन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि भारत एवं चीन ने यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है, तो भारत और चीन। उनका तर्क है कि यह संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित रूप से बोझ डालता है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे है कि भारत और उच्च सागर संधि। देखिए फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, एक एक लाइन आपको पढ़ाते मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको पहले अच्छे से एनालिसिस किया हूँ और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैं उसको अंडरलाइन किया हूँ। अब देखिएगा जब आपका टेस्ट होगा तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको समझ में आता है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। देखिए भारत और उच्च सागर संधि, अगर हम बात करते हैं कि भारत ने सितंबर 2024 में उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन आ सकता है कि उच्च सागर संधि पर किसने हस्ताक्षर किया, तो भारत ने, और जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधताएं समझौते के रूप में जाना जाता है। हालांकि कार्यान्वयन और भू राजनीतिक चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं पैदा करती हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वो इतना उच्च सागर संधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे कि 1949 में भाग 11 कार्यान्वयन समझौता अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल के खनिज संसाधन के अन्वेषण पर केंद्रित किया गया है। 1995 में संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौते और प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण प्रबंधन पर केंद्रित किया गया है। और यह समझौता सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से SDG 14 जल के नीचे जीवन को प्राप्त करने का योगदान देता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या कि विदित हो कि समुद्र की सतह का 64% और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 43% हिस्सा समुद्र में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि कितना परसेंट जो समुद्र की सतह का 64% और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 43% हिस्सा समुद्र में फैला हुआ है। और लगभग 2.2 मिलियन समुद्री प्रजातियों और 1 ट्रिलियन सूक्ष्मजीवों का घर है, ठीक है। ये इतना घर याद रखिएगा। आगे बात करते 2021 में अनुमानतः क्या होता है कि 17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका गया। क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 में अनुमानतः देखा गया कि कितने मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका गया, तो 17 मिलियन टन, और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और जवाबदेही की कमी से अतिदोहन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और महासागरों को अम्लीकरण होता है। आगे देखते हैं क्या कि उच्च सागर संधि के उद्देश्य। देखिए अब क्या है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, आपको ना एक वीडियो को इसको देखना है, बस देखने से ना बहुत सारी चीज़ आपको याद होगा, ठीक है ना। तो आपको इसको एक बार देखना है, PDF अगर हो सके तो इसको PDF भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब समुद्री संरक्षित क्षेत्र उन क्षेत्रों की स्थापना और विनियम पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ जैव विविधता रहती है।
महासागर प्रणालियों, मानवीय गतिविधियां या जलवायु परिवर्तन के कारण तनाव में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे भूमि पर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव रिजर्व, इन क्षेत्रों का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका है सीरिया में गृह युद्ध। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दिसंबर 2024 में इस्लामी आतंकवादी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर नियंत्रण का दावा किया है। तो याद रखिएगा कहाँ पे दावा किया है, तो होम्स पर नियंत्रण करने का दावा किया है, जो राष्ट्रपति बशर अल असद के शासनकाल में लिए गए एक बड़ा झटका है। तो क्वेश्चन आएगा कि सीरिया के राष्ट्रपति कौन थे, द बशर अल असद है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब मुख्यमंत्री देखिए कि यह गृह युद्ध के चलते बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उनकी 24 साल पुरानी कुर्सी छीनी। कितने साल, तो 24 साल पुरानी, ये ध्यान रखिएगा। और विदित हो कि साल 2000 में बशर अल असद के राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पिता हाफिज अल असद 3 दशकों तक उस पद पर रह चुके थे। 3 दशकों तक, याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने से पहले इनके पिताजी क्या इन 3 दशकों से राष्ट्रपति के पद पर थे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 1971 से सीरिया पर असद परिवार का शासन रहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि सीरिया पर असद परिवार का शासन कब से रहा था, तो 1971 में, जिसमें हाफिज अल असद वर्ष 2000 में अपनी मृत्यु तक सत्तावादी नेता के रूप में कार्यरत 2000 तक इनके पिता जो थे अल असद, वो हाफिज अल असद कार्यरत थे और उनके बेटे बशर अल असद ने उनका स्थान लिया था और सत्ता पर परिवार की पकड़ जारी रखी थी। अब देखिए फिलहाल असद परिवार रूस में है। क्वेश्चन है कि कहाँ भी रूस में है, जहाँ पे रूस द्वारा शरण दी गई है। आगे देखिए वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर के बीच असद के शासन के विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए और अरब स्प्रिंग लोकतंत्र समर्थक विरोधों और विद्रोहों की लहर है, जो वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में आरंभ हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि शिकायतें अनेक थी, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार शामिल थे। ठीक है, अब देखिए विदेशी प्रभाव, रूस और ईरान, तो ये देश असद के प्राथमिक सहयोगी रहे हैं। तो याद रखिएगा कि असद के प्राथमिक सहयोगी देश कौन थे, रूस और ईरान, जो उसे सैन्य सहायता दिए, रणनीतिक समर्थन प्रदान करते थे। देखिए अमेरिका और तुर्की दोनों ने असद विरोधी गुटों का समर्थन किया, लेकिन तुर्कियों की मुख्य चिंता सीरिया के भीतर कुर्द का प्रभाव है। अब देखिए इसराइल के बारे में, तो इसराइल ने असद की सेनाओं के खिलाफ हमले किए, इसराइल ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई लिखे हैं कि भारत बना संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के अध्यक्ष, और पहली बार है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए दिसंबर 2024 में भारत को नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है, और यह पहली बार जब नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता भारत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट 68वां सत्र है, अब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा पहली बार। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि भारत जो मतलब कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। और याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि अगर हम बात करते हैं क्या कि राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। याद रखिए किसके तहत की गई थी, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत की गई थी, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और भारत पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता करेगा 68वें सत्र की। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों की प्रमुख नीति मतलब निर्माण संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोगों में से एक है, और यह संयुक्त राष्ट्र नशीली दवाओं और अपराध कार्य में से एक शासी निकाय है। आगे देखिए कि भारत जापान यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता, देखिए 15 नवंबर 2024 को टोक्यो में स्थित भारतीय दूतावास में भारत एवं जापान के मध्य नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस देश के साथ भारत ने नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए मतलब कि एक जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो जापान, याद रखिए जापान, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर प्रयोग के लिए यूनिकॉर्न मस्तूल के सह विकास के लिए दोनों देशों के मध्य कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब यूनिकॉर्न मस्तूल है, इसके सहयोग के लिए भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर प्रयोग के लिए इसके साथ समझौता किया है जापान के साथ। इन समझौते का क्रियान्वयन भारत एवं जापान के बीच रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन का पहला अवसर होगा। जापान की 3 कंपनियां द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये यूनिकॉर्न एंटीना वर्तमान में जापान समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स के मेगामी
याद रखिए मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट युद्धपोत पर लगे। तो याद रखिए किस कहाँ पे लगे हैं, तो मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट युद्धपोत पर ये जो आपका यूनिकॉर्न एंटीना जो है ये लगा हुआ है। देखिए इस आधुनिक प्रणाली को भारतीय नौसेना अपने जहाज़ों पर लगाने का प्रयास कर रही है, जिससे भारतीय नौसेना जहाज़ों की स्टील्थ क्षमता में वृद्धि होगी। क्या होता है यूनिकॉर्न मस्तूल प्रणाली, वो देखते हैं। देखिए अब क्या होता है कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मस्तूल की अगली पीढ़ी है, और ये नौसैनिक मस्तूल प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, है जो एकाधिकार संचार प्रणालियों की एकीकृत करती है तथा एंटीना के रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस को कम करके नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की गुप्त विशेषताओं को बढ़ती है। पारंपरिक मस्तूलों के विपरीत यूनिकॉर्न विभिन्न एंटेना के एक मस्तूल पर कई बिंदुओं पर एक सिंगल स्पोर्ट पिलर को जोड़ता है, ताकि इससे रडार सिग्नेचर को कम किया जा सके। आगे देखते हैं मस्तूल के बारे में। तो पानी के जहाज़ों में मस्तूल स्थिरता से खड़े हुए लंबे खंभे को कहते हैं, विशेषकर नौकाओं में उन खंभों को जिन पर पाल लगाया जाता है मस्तूल मस्तूल कहा जाता है। इन्हें सहारा देने के लिए गाई तारों का प्रयोग किया जाता है, और आमतौर पर मस्तूल जो होता है वो लकड़ी या धातु के बने होते हैं। याद क्वेश्चन आ सकता है कि मस्तूल किसके बने होते हैं, लकड़ी या धातु के। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले आपका होमवर्क सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, उसका फ्रेंड्स मैं डेली जो आपका 75 क्वेश्चन होता है उसका फुल एनालिसिस के साथ आपके पीसेस में करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ डेली शाम में। तो प्लीज़ आज डे आपका 4 है और डे 4 आपका होमवर्क सीरीज मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। तो एक बार पीसेस में करके चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको होमवर्क सीरीज का प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे होमवर्क वहाँ पे मिले हैं। और प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको डेली ऐसे अपडेट करने के लिए। और जो भी होमवर्क मिलता है मैं उसको ग्रुप में भी भेज देता हूँ, और जो भी नोट्स वोट्स है मैं सभी प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ पीसेस में करके टेलीग्राम से और पीसेस में करके यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम जो बिहार एसआई का एग्जाम जो है वैकेंसी आने वाला है 1800 पोस्ट के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर ये करंट अफेयर्स आपको बोरिंग लगता है तो कोई बात नहीं है, देखिए आप इसको बस देखना है, देखने से बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में रहती है, इससे क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे आपको लगेगा कि हम थोड़ा सा पढ़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रियाद शिखर सम्मेलन 2024, देखिए नवंबर 2024 में सऊदी अरब द्वारा फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अरब और इस्लामिक देशों ने नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें गाजा और लेबनान पर इजराइल के सैन्य आक्रमण को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। याद रखिए गाजा और लेबनान पर क्या हुआ कि इजराइल ने सैन्य आक्रमण को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। अब देखिए रियाद शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। आयोजन सऊदी अरब के रियाद में अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन। देखिए याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में हुआ, सऊदी अरब के रियाद में हुआ। ठीक है, भागीदारी की बात करें तो इस्लामिक देश में भाग लिए थे अफ्रीकी संघ के 50 से अधिक नेता और राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए थे। अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। चर्चा का प्रमुख विषय फिलिस्तीन व लेबनान में युद्ध विराम एवं ईरान की संप्रभुता को समाप्त करने के लिए इसको लाया गया था। अब देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच। अब देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच की वार्षिक बैठक पेरू में आयोजित की गई। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी, पेरू में आयोजित की गई। इसमें स्वतंत्र, खुला, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, समावेशी तथा पूर्वानुमानित व्यापार एवं निवेश वातावरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबंधित व्यक्त किया गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच का वार्षिक बैठक कहाँ हुआ, तो पेरू में आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के मंच के बारे में। देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के प्रशांत महासागर में 21 अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। आगे देखिएगा इसका लक्ष्य है, देखिएगा आगे देखते हैं क्या इसकी स्थापना हुई थी 1989 में की है, तो इसका मुख्यालय क्या सिंगापुर में स्थित है। याद रखिएगा कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का स्थापना 1989 में हुआ था, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और देखिए इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें 21 देश है। याद रखिएगा, मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें सदस्य देश कितने, 21, ये याद रखिए 21 देश है इसमें। किस में, मतलब एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच में 21 देश शामिल हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। अब देखिए क्या हुआ था कि हाल ही में हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के और युद्ध अपराधों को आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। आरोपों में गाजा में नागरिकों को निशाना बनाने और भुखमरी की नीतियां लागू करने का आरोप शामिल है। मुख्य बिंदु की बात करते हैं
तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को इजरायल ने अस्वीकार कर दिया। इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री, याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि इजरायल के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू, और पूर्व रक्षा मंत्री कौन थे, तो योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अब देखिए ये क्या हुआ कि विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में आधारित है, जो 8 अक्टूबर 2023 को और 20 मई 2024 से गाजा संघर्ष में शामिल होने के लिए उन पर भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और चिकित्सा इकाइयों पर जानबूझकर हमला करने के आरोप में लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं क्या कि आईसीसी नीदरलैंड के हेग में स्थित है। याद रख क्वेश्चन आता है कि आईसीसी कहाँ स्थित है, तो ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है और रोम संविधि के तहत स्थापित किया गया है ताकि नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों सहित सबसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और वर्तमान में इजराइल रोम संविधि का हस्ताक्षर नहीं है और राज्य के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार की स्वीकृति को दर्शाता है। हालांकि फिलिस्तीन एक राज्य पक्ष है और इस प्रकार से आईसीसी फिलिस्तीन क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए रियाद डिजाइन कानून संधि, देखिए नवंबर 2024 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लगभग 2 दशकों के संवाद के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि रियाद डिजाइन कानून संधि के बारे में, तो इस संधि का उद्देश्य है कि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे को सुसंगत बनाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यह संधि अनुबंध कराने वाले पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिज़ाइन प्रणालियों को लागू करना और प्राथमिकता दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान सुविधाजनक बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या कि पिछले दशक में भारत में डिजाइन पंजीकरण 3 गुना बढ़ा है। पिछले 2 वर्षों में केवल घरेलू दाखिले में 120% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष डिजाइन आवेदन में 25% की वृद्धि हुई है। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में, तो इसके विश्व बौद्धिक संपदा का गठन 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला इनका उद्देश्य है कि रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना। देखिए विदित हो कि भारत में इसकी सदस्यता वर्ष 1975 मिली। तो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में भारत ने सदस्यता कब ली, तो 1975 में। अब देखिए क्या होता है कि क्या जीवाश्म ईंधनों को परमाणु हथियारों की तरह विनियमित किया जाना चाहिए। तो देखिए सरकारों और नागरिकों समाज संगठनों का एक बढ़ता हुआ गठबंधन जीवाश्म ईंधन अपसार संधि की वकालत कर रहा है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर न्यायोचित बदलाव को बढ़ावा देना है। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि, देखिए क्या था कि 2016 में संकल्पित और 2019 में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका है जो FFNPT देशों के लिए जीवाश्म ईंधन निष्करण को समाप्त करने, मौजूदा उत्पादन को बंद करने और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए न्यायोचित संक्रमण का प्रबंधन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि परमाणु हथियारों को विनियमित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों से प्रेरित होकर इन पहल का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर अंकुश लगाकर और समान वैश्विक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करके बढ़ते जलवायु संकट का समाधान करना है। देखिए ध्यान से अगर हम बात करते हैं क्या कि नव गतिविधि, तो बाकू अजरबैजान में आई थी UNFCCC के COP29 में FFNPT की चर्चा 10 और देश शामिल है। हालांकि उनकी पहचान गुप्त रखी गई है। और याद रखिएगा कि इस संधि का प्रशांत क्षेत्र में 13 छोटे द्वीपीय विकासशील देशों जैसे वानुआतू और तुवालू तथा कोलंबिया जैसे प्रमुख कोयला उत्पादन देशों का द्वारा समर्थन किया गया है। वित्तीय संस्थाओं का समर्थन ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूएज के 25 सदस्यों द्वारा सामूहिक समर्थन इस पहल को वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा समर्थन प्रदान करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो आपको कंप्लीट होता है। देखिए मैंने आपको बताया था 25 से लेके मतलब 26 से आपका 30 तक था वीडियो। तो ये फ्रेंड्स आपका कंप्लीट होता है। देखिए पेज नंबर आपका यहाँ पे 26 है और पेज नंबर 26 से लेके आपका 30 तक था और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। इंडियन आपका कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।